शाम सीता के राम। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिर एक बार केमिस्ट्री का नया चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं बेटा वो है इक्विलिब्रियम चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम, बेसिकली इक्विलिब्रियम में हम दो पार्ट कवर करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम है क्या? देखिए, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की, ऐसी स्टेट जिस स्टेट में उस प्रोसेस में चेंज तो हो रहा है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, राइट? सो स्टेट देयर इज नो फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। यदि हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, से फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन लिया है जिसमें कि हम HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स? अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, H2 प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। ओके, सो डबल एरो का मीनिंग है कि रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। एंड इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिस स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो सच केमिकल प्रोसेसेस, केवल केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि वो ऐसे फिजिकल प्रोसेसेस भी जहाँ पर एक ऐसी स्टेट आ गई है जिस स्टेट में कोई चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, राइट? तो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रही है, ऐसी सारी प्रोसेस कहलाती हैं इक्विलिब्रियम। ओके, हम बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम की। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम कंसिडर करेंगे सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, से फॉर एग्जांपल आइस की बात करें, आइस वाटर का सॉलिड फॉर्म है। आइस, जब आइस मेल्ट होता है तो ये चेंज होता है लिक्विड वाटर में, दैट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ द वाटर। ओके, आइस किस टेम्परेचर पर कंप्लीटली मेल्ट होकर के वाटर बना लेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस एंड ऑल्सो कैन एग्जिस्ट एज वाटर एंड लिक्विड स्टेट। और इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही स्टेट वाटर की एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। द कंसंट्रेशन of the solid state and the concentration of the liquid state becomes constant. Say for example, यदि इक्विलिब्रियम स्टेट पर मान लीजिए जो आइस है और वाटर है, इनके कंसंट्रेशंस A एंड B हैं, तो ये कंसंट्रेशन तब तक AB रहेंगे जब तक कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दैट मीन्स ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है सॉलिड और लिक्विड वाटर के बीच में। ओके, आप लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम भी ले सकते हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, एवोपरेशन और वेपराइजेशन ऑफ वाटर, कि यदि आप वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है और वाटर जो कि गैसेस स्टेट में है, वेपर स्टेट में है, दैट मीन्स जब आप वाटर को वेपराइज करते हैं और एक ऐसी स्टेट आती है, एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलता है जिस टेम्परेचर पर वाटर दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड एज वेल एज गैसेस फॉर्म में, राइट? तो जब कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर स्टेट कांस्टेंट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये प्रोसेस क्लोज्ड कंटेनर में कराएं। यदि आप ओपन कंटेनर में कराते हैं तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा, इसके लिए आपको क्लोज्ड कंटेनर लेना होगा, राइट? क्योंकि
दोनों प्रोसेस हो रही हैं, लिक्विड से गैस बनना वेपोराइजेशन एंड गैस से लिक्विड बनना दैट मीन्स कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस केवल तभी पॉसिबल है जब आप इस प्रोसेस को एक क्लोज्ड कंटेनर में करते हैं, राइट। विदाउट क्लोज कंटेनर ये पॉसिबल नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम जिसकी हम 12th में भी स्टडी करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस जनरली कैसे बनते हैं? इन जनरल सॉल्यूशंस आर मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड। दैट मीन्स जब आप सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, सॉरी, you will get solution. Now what happens solution? एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर की जो कैपेसिटी है वो 200 ml है। दैट मीन्स 200 ml वाटर इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, और अब आप इसमें शुगर ऐड करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपने 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की, फिर और 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की, ऐसे 10 ग्राम करते करते मे बी आप इस पूरे कंटेनर में 500 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर चुके हैं। एक स्टेट ऐसी आएगी जब और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो स्टेट, जिस स्टेट पर और ज़्यादा शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही है, वो स्टेट कहलाता है सैचुरेशन सॉल्यूशन स्टेट। दैट मीन्स एट दैट पॉइंट जब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व किया जा सकता, उस पॉइंट पर इस सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेट में व्हाट हैपेंस, देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, और इसे प्रूव भी किया जा सकता है। दैट मीन्स सॉलिड शुगर एंड डिजॉल्व्ड शुगर के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। शुगर जो कि सॉलिड फॉर्म में है एंड शुगर जो कि डिजॉल्व्ड स्टेट में है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। दैट मीन्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ द सॉलिड शुगर ये से फिक्स हो जाते हैं, ये कांस्टेंट हो जाते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम रेडियो एक्टिव शुगर यूज कर सकते हैं। यदि शुगर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिव शुगर डाल दें और ऐसा माने कि ये जो प्रोसेस है ये डायनामिक नहीं है, दैट मीन्स दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल रेट से नहीं हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आप शुगर डालेंगे रेडियो एक्टिव शुगर से, आपने 1 ग्राम रेडियो एक्टिव शुगर इसमें डिज़ोल्व किया, तो बाद में जब आप अनडिज़ोल्व शुगर चेक करेंगे, अनडिज़ोल्व शुगर की क्वांटिटी चेक करेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि पूरा 1 ग्राम रेडियो एक्टिव शुगर प्रेजेंट नहीं है। वहीं जो डिज़ोल्व्ड शुगर थी, उस डिज़ोल्व्ड शुगर में आपको ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर मिलते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब सॉलिड शुगर कंटिन्यूसली डिज़ोल्व हो रही है और जो डिज़ोल्व्ड शुगर है उतनी ही क्वांटिटी में वापस से ये क्रिस्टलाइज हो जाती है। दैट मीन्स जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं सॉलिड लिक्विड का, तो दो प्रोसेस, दैट मीन्स डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों ही प्रोसेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रेट से कंटिन्यूसली होती रहती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि सॉल्यूशन डायनामिक होता है, इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, राइट। और इक्विलिब्रियम के डायनामिक नेचर को समझाने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया, राइट बेटे। कोई डाउट है आपको किसी को, आप बता सकते हैं, राइट। ठीक इस तरह से इक्विलिब्रियम हम गैसेस को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में, दैट मीन्स व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, उस केस में भी हम इक्विलिब्रियम समझ सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेके समझेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड इट्स सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड इट्स सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हम सोडा वाटर बॉटल ले सकते हैं। सोडा वाटर बॉटल में आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है वाटर में, राइट। तो मान लीजिए सपोज ये एक सोडा बॉटल है और इस सोडा बॉटल में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, जिसमें कि हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व की गई है। और इसी को समझाने के लिए कि कितने अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व की जा सकती है,
जितना प्रेशर आप क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ गैस है जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है सॉल्यूशन में और अनडिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वाटर लेवल के ऊपर प्रेजेंट है, इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में कांस्टेंट हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में कांस्टेंट हो जाता है, दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का डिजॉल्व स्टेट में एंड लिक्विड के ऊपर, ये सेम रेट से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व हो रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूशन में से बाहर निकलती है। दैट मीन्स दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है क्योंकि दोनों के रेट इक्वल हैं, राइट। इस तरह से हम लिक्विड एंड गैसेस सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी को समझाने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था जिसे कहा जाता है हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कहते हैं हेनरी साहब कि कितने अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व की जा सकती है ना। पूछा गया कि भाई आप कितनी गैस डिजॉल्व कर सकते हैं, सो हेनरी साहब कहते हैं the amount of gas dissolved would be directly proportional to the partial pressure of the gas present in the solution। प्रोपोर्शनली साइन यदि हटाते हैं तो कांस्टेंट लेना होता है जिससे कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट। KH इज हेनरीज कांस्टेंट। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। कभी कभी जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कि इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं। तो क्या इक्विलिब्रियम हम यदि इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन बाय बोथ दी डायरेक्शंस। दैट मीन्स यदि आप कोई केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी वाटर सॉलिड एंड वाटर लिक्विड स्टेट के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, यदि आप ये अटेन करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कहाँ से करें, आपको वाटर लेना है या फिर इनिशियली आपको आइस लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यदि आप आइस लेते हैं तो भी इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, और यदि आप शुरुआत वाटर से करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो भी आपको वाटर और आइस के बीच में मिलने वाला जो इक्विलिब्रियम है वो मिलेगा, उसी पॉइंट पर मिलेगा, उसी कंसंट्रेशन पर मिलेगा जिस कंसंट्रेशन पर आप आइस से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम दोनों ही डायरेक्शन में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, राइट। यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम कहेंगे कि द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में। इसे समझाने के लिए हमने रेडियोएक्टिव शुगर का एग्जांपल लिया था। हमें ऊपर से देखने पर लगेगा कि प्रोसेस स्टॉप हो गई, पर एक्चुअली प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है, प्रोसेस कंटिन्यूसली मूविंग ऑन होती है। दैट मीन्स दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसेस सेम रेट से चलती हैं, right। At equilibrium the measurable properties of the system remains constant। measurable properties of the system remains constant का मीनिंग है कि यदि आप इक्विलिब्रियम में स्टेट में दोनों ही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही में कंसंट्रेशन काउंट करेंगे, किसी भी प्रोसेस से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किया गया हो, चाहे सॉलिड आइस लेकर किया गया हो या लिक्विड वाटर लेकर किया गया हो, लेकिन एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दी स्टेट्स विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट हो जाती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर, राइट। द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमें मिलती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू मिलती है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट रिप्रेजेंट। क्वेश्चन आया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हम थोड़ी देर बाद समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। सो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, अभी हम फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे थे, अब हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। जिस तरह से फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ठीक वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज केमिकल रिएक्शन ए जिसमें कि रिएक्टेंट ए एंड बी आपस में रिएक्शन करते हैं एंड प्रोडक्ट बनाते हैं।
they form the product, right? इस केमिकल इक्वेशन से हम लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या शो करता है, रेट की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सपोज स्मॉल ए रिएक्टेंट के स्मॉल ए मोल्स एंड बी रिएक्टेंट के स्मॉल बी मोल्स लिए गए हैं, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactants in which each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric coefficients. That means यदि यहाँ पर rate of forward reaction की बात करें, so will be directly proportional to the concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. लेकिन यदि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो, सपोज रिएक्शन की बात करें जिसमें ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट के स्मॉल बी मोल्स रिएक्शन करते हैं, सो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है सी मोल्स ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल डी मोल्स ऑफ कैपिटल डी, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है। और इस इक्वेशन के लिए यदि हम लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलता है इस केमिकल इक्वेशन के लिए, राइट? इस केमिकल इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स कंसंट्रेशन ऑफ C to the power C, concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. That means the concentration of the products जिसमें कि each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient divided by the product of the concentration of reactants having raised to the power equal to stoichiometric coefficients, right? A B C and D, small a b c d जो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें ध्यान में रखना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो वैल्यू हम लेंगे स्मॉल ए बी सी डी की, वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन है HI, डिसोसिएशन ऑफ HI, हाइड्रोजन हाइड्राइड का जब डिसोसिएशन होता है तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए यदि आप Kc लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, Kc विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 2। यदि इसी रिएक्शन को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखूं, दैट मीन्स अपोजिट रिएक्शन H2 प्लस I2 gives twice HI। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सो यदि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B, आप देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू HI कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। एंड आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, राइट? है अपोजिट, इसलिए इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दैट मीन्स यदि आप Kcb निकालना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1/Kca। तो जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अपॉन में जाता है, राइट? दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस से यदि आप अमोनिया बना रहे हैं उसके लिए आप Kc कैसे लिखेंगे, रिएक्शन इज N2 प्लस थ्राइस H2 gives twice NH3। इस रिएक्शन के लिए Kc लिखना चाहते हैं, Kc वुड बी इक्वल टू
concentration of ammonia to the power 2, concentration of nitrogen into concentration of hydrogen to the power 3. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सेम रिएक्शन बैकवर्ड लिखना चाहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मान लीजिए के सी डैश है, इट विल बी इक्वल टू 1/Kc. सो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो आप Kc निकालते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है. इक्विलिब्रियम में जब सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक ही स्टेट में होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, तो इक्विलिब्रियम को होमोजेनस कहा जाता है. जैसे इस हाइड्रोजन आयोडाइड में, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड में या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी गैसेस स्टेट में, इसलिए इसे होमोजेनस इक्विलिब्रियम माना जाता है. ओके, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी अभी, Kc की वैल्यू निकाली थी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से. Kc और गिव्स फ्री एनर्जी में एक रिलेशन जिस पर बेस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. जनरल जो फॉर्मूला है वो डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट, डेल जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड डेल जी नॉट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में, राइट, प्लस आर टी इन लॉग क्यूज, आर टी इन लॉग क्यू. व्हाट इज डेल जी? मैंने आपको बताया अभी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन लॉग क्यू. व्हाट इज क्यू? जैसे Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, वैसे ही Q ये रिप्रेजेंट करता है the ratio of the concentrations of the product and reactants at all the conditions expect equilibrium. That means equilibrium को छोड़ करके बाकी जितने भी concentrations होंगे उन सभी concentrations पर concentration of reactant and product का जो रेशियो है उसे Q कहा जाता है. इसे reaction quotient के नाम से भी जाना जाता है. It is also known as reaction quotient. Reaction quotient Q becomes equal to Kc at equilibrium. तो equilibrium पर क्या क्या चेंज होता है? At equilibrium पर Q becomes Kc and del G becomes to 0. At equilibrium del G 0 हो जाता है and Q becomes equal to Kc. यदि ये वैल्यू पुट करें तो del G नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? Del G नॉट will be equal to minus RT in log of Kc. यदि आप बेस चेंज करें तो आप लिख सकते हैं डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 ऑफ Kc. इस फॉर्मूला पर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. ओके, del G naught is equal to -2.303 RT log Kc. यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है तो del G शुड बी नेगेटिव, है ना. किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यदि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो del G शुड बी नेगेटिव. तो इस फॉर्मूले में del G नॉट की वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब Kc कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. तो Kc की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं? ली शैटेलियर प्रिंसिपल ने एक प्रिंसिपल दिया जो कि हमें इक्विलिब्रियम पर होने वाले डिफरेंट इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, राइट. तो क्या कहना है ली शैटेलियर साहब का? ली शैटेलियर साहब ये कहते हैं कि जब भी किसी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई चेंज किया जाता है तो रिएक्शन या प्रोसेस उस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है जिस डायरेक्शन में हम चेंज के इफेक्ट को कम कर सकें. whenever a change is made at the state of equilibrium, the equilibrium proceeds in such direction to decrease the
इफेक्ट ऑफ द चेंज, राइट। से फॉर एग्जांपल यदि हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स ट्वाइस HI। रिएक्शन में आप हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी जब तक कि बढ़ा हुआ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन रिड्यूस नहीं हो जाता। दैट मीन्स जब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं, whenever the concentration of reactant increases, reaction proceed in forward direction। और यदि आप concentration of the product increase करते हैं तो reaction proceeds at backward direction। ओके, reactants का concentration बढ़ाने पर forward direction में proceed होती है, product का concentration बढ़ाने पर reaction backward direction में proceed होती है। effect of pressure, effect of pressure हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड स्टेट। जैसे कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व किया जाता है। ओके, जितनी भी गैसियस प्रोसेस होती हैं, या चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल रिएक्शन हो, सभी गैसियस प्रोसेस में हमें ध्यान देना होगा कि यदि आप प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में, जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस रिएक्टेंट्स आपने लिए प्रोडक्ट लेने के वॉल्यूम पर, राइट। कैसे डिपेंड करेगा वॉल्यूम में? तो ध्यान दीजिए कि यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। दैट मीन्स हैबर प्रोसेस में आपने अमोनिया का फॉर्मेशन लिया, राइट। वॉल्यूम देखें, नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम प्रेजेंट है, एंड अमोनिया के 2 वॉल्यूम प्रेजेंट है। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है, 4 वॉल्यूम है, यहाँ 2 वॉल्यूम है। ओके, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां वॉल्यूम कम है या फिर नंबर ऑफ मोल्स कम है। क्योंकि वॉल्यूम कम है प्रोडक्ट साइड में, इसलिए हायर प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। तो आप कह सकते हैं कि व्हेनेवर द प्रेशर becomes high, the equilibrium shifts in such direction where volume is less or where number of moles are lesser। तो जहाँ भी lesser number of moles हैं उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो इसलिए हायर प्रेशर अमोनिया के फॉर्मेशन को फेवर करता है और लोअर प्रेशर अमोनिया के डिसोसिएशन को फेवर करेगा। कि अपोजिटली यदि हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, on decreasing the pressure equilibrium shifts in such direction where number of moles are larger। जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, राइट, यदि आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इस पर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की यदि हम बात करें कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है और इक्विलिब्रियम में आपने एक इनर्ट गैस ऐड कर दिया, तो इनर्ट गैस ऐड करने का क्या इफेक्ट आता है, क्या फ़र्क पड़ता है जब आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं, राइट, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों बेटे, क्या रीज़न है इसका? बिकॉज जब आप गैस को ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो ये पार्शियल प्रेशर को चेंज नहीं करता है। क्योंकि पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है इसलिए कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं आता है। ओके, राइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। Such reactions जिनके प्रोसीड होने के लिए हीट इज रिक्वायर्ड, हीट सप्लाई की जाती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स when you increase the temperature and if reaction is endothermic, reaction proceeds in forward direction. Reaction is exothermic और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए लोअर टेम्परेचर फेवरेबल है। ऐसे रिएक्शंस जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, यदि आप चाहते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली होते रहे तो आपको टेम्परेचर कम रखना होगा, राइट। और इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में जब आप कोई केमिकल बनाते हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन यूज़ करके, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिससे कि हम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ा सकें। ओके, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट? जनरली हम देखें कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट जनरली इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, और दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है। हाँ, तो केवल ये इफेक्ट आता है कैटलिस्ट का कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन अर्लियर, है ना, यदि आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट का कोई भी यूज़ नहीं है। ओके, यहाँ पर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम देखा जाता है जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं इजीली, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन में, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं सॉल्यूशन में। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम जब डिसॉल्व्ड और डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। जैसे मान लीजिए आपने एसिडिक एसिड डिसॉल्व किया है वाटर में। एसिडिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वीक एसिड है, इट विल फर्निश एसीटेट आयन, साथ में हाइड्रोनियम आयन। कितना अमाउंट एसिडिक एसिड का डिसॉल्व होता है? चूंकि वीक एसिड इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में डिसोसिएटेड होता है, डिसॉल्व होता है, राइट। डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड आयंस के बीच में जल्दी एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, इसी को कहा जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय हम आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड प्रोसेसेस चूज़ करते हैं। चूँकि आयनिक इक्विलिब्रियम की बात की है तो इसलिए एसिड बेस की बात करना ठीक रहेगा। एसिड जनरली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, और बेसिस आर दो सब्सटेंसेस जो कि OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं वो एसिड्स, एंड जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं दे आर कॉल्ड बेसिस। पर केवल इतनी ही डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, और इसलिए डिफरेंट समय में डिफरेंट साइंटिस्ट हुए हैं
जिन्होंने एसिड बेस को डिफाइन किया है। जैसे आर्निया साहब ने कहा एसिड बेसिस को समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम अभी देख रहे हैं, ये आर्निया साहब ने दिया था कि जो H+ आयन डोनर होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनर होते हैं वो बेसिस होते हैं। लेकिन सभी कंपाउंड्स को इस बेस पर हम यस एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, है ना, लिमिटेशंस हैं इसकी। ओके, और इसलिए ब्रॉन्स्टन लॉरी ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, क्या कहना था ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी का कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। एसिड्स कौन होते हैं? जो H+ आयन डोनर है। एंड बेसिस कौन होते हैं? जो H+ आयन एक्सेप्टर। तो H+ आयन एक्सेप्टर और बेसिस, H+ आयन डोनर्स आर एसिड्स, ऐसा कहना था ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी का। तो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी के इस कॉन्सेप्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिससे कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन होते हैं? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कौन होते हैं? ऐसी स्पीसीज जिनमें केवल 1 H+ आयन का डिफरेंस है। This species having the difference of only 1 H+ ion are called the conjugate acid base, right? चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। CH3COH H+ आयन डोनर है इसलिए ये एसिड हुआ, एंड वाटर ने एक्सेप्ट किया है, दैट्स व्हाई दिस इज अ बेस, राइट? तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन हो जाएगा? जिसमें 1 H+ आयन का डिफरेंस है, दैट मीन्स CH3CO नेगेटिव। ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ऐसे और इसी तरह से वाटर एंड हाइड्रोनियम आयन, इन दोनों में भी एक H+ आयन का डिफरेंस है, ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो इस तरह से जब हम किसी एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, राइट, तो हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लुईस एसिड एंड बेसिस। लुईस ने जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू लुईस का क्या कहना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन होता है? बेस। एंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है एसिड। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर बेस अकॉर्डिंग टू लुईस, राइट? तो जब हम किसी एसिड या बेस को आयनाइज्ड करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखने के लिए हम हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है pH स्केल। व्हाट इज pH स्केल? सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम आयंस ऑफ द H+ आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी एसिड या बेस के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने H+ आयन प्रेजेंट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम pH स्केल यूज़ करते हैं। चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बहुत कम होता है इसलिए जनरली इसे pH के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कहा जाता है pH वैल्यू। सो pH वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? pH इक्वल टू माइनस log of H+ आयन concentration or hydronium ion concentration, or you can say pH is equal to log of 1 upon hydronium ion concentration. ओके, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस pH वैल्यू निकालने के लिए पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की, राइट, जिसमें कि हम pH कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल यदि pH की बात करें तो pH स्केल में 0 से लेकर के 7 तक यदि pH होता है तो ये कहलाते हैं एसिड्स,
7 pH न्यूट्रल pH माना जाता है एंड 7 to 14 pH बेसिक pH माने जाते हैं। यदि किसी सब्सटेंस का pH 7 से कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है जब pH वैल्यू कम होती है 7 से एंड 7 to 14 के बीच में जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज होता है। ओके यदि हम किसी ऐसे सॉल्ट की बात करें जिसे डिज़ोल्व किया गया हो किसी लिक्विड में, डायबेसिक एसिड की बात करें, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं डायबेसिक एसिड का। जैसे किसी एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है H2X में, डायबेसिक एसिड मतलब जितने H+ आयन दे रहा है वो 2 बार 2 दे रहा है। बेसिसिटी एसिड की क्या होती है, नंबर ऑफ H+ काउंट की जाती है। H2X कोई एक एसिड है जिससे मैंने वाटर में डिजोल्व किया है, इट विल प्रोवाइड H+ आयन प्लस HX नेगेटिव आयन। फर्दर ये डिसोसिएट होगा, HX नेगेटिव आयन एक्वस gives H+ आयन प्लस X नेगेटिव आयन। फाइन। यदि इन दोनों इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए। फर्स्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ka1 विल बी इक्वल्स टू concentration of H+ ion into concentration of HX negative divided by concentration of H2X and Ka1 Ka2 second के लिए will be equals to concentration of H+ ion into X negative ion concentration of HX। ओके तो आप देखेंगे Ka1 और Ka2 के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka2। Ka1 की वैल्यू हमेशा Ka2 से ज़्यादा आएगी। ओके एसिड स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें, किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ कैसे जज कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि यदि हम किसी एसिड को Ha से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Ha कोई एसिड है, इफ Ha इज एसिड, यदि Ha एक एसिड है तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जज कर सकते हैं किसी एसिड की। तो यहाँ छोटी सी बात हमें ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Ha डिक्रीज होती है, जैसे जैसे इन दोनों के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। दैट मीन्स द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन Ha डिक्रीजेस। अब H और A के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कब डिक्रीज होती है, H का साइज तो सेम है, A का साइज इंक्रीज करने पर, एज द साइज ऑफ A इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन H एंड A डिक्रीजेस। और इसलिए यदि हैलोजन एसिड्स में आपसे इनका एसिडिक कैरेक्टर का सीक्वेंस पूछा जाए, HF, यस, HCl, HBr, HI, तो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा, HI, HBr देन HF, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वीक एसिड। ओके और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है एज द साइज ऑफ ए इंक्रीजेस। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। ओके ये हमें ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखें, सपोज आप कंपेयर करना चाह रहे हैं CH4 मेथेन को, आप अमोनिया को कंपेयर करना चाह रहे हैं वाटर और HF,
ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है किसी पीरियड में, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, HF, देन H2, देन अमोनिया, देन CH4। क्यों, क्योंकि अभी क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? जब कभी किसी एक्वस सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएटेड होगा। यदि आप स्मॉल अमाउंट में इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालने पर आप देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन स्टॉप हो गया है, और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वजह से क्या हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन स्टॉप्स द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, या रिड्यूस कर देता है, स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, एक्चुअली कॉमन आयन इफेक्ट ली शटलिस प्रिंसिपल के बेसिस पर वर्क करता है। जिस तरह से एसिड एंड बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं, वैसे ही हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड पीएच के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहा जाएगा, सॉल्यूशन जब तैयार होगा। ओके, किसी वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए, फॉर ए वीक एसिड एंड ए वीक बेस, अब क्या फॉर्मूला लिखते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू KW डिवाइड बाय K इनटू KB, वेयर KW क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट, which is equal to concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion, ionic product, K and KB, ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं जो एसिड और बेस को डिसॉल्व करने पर हमें मिलते हैं। ओके, पीएच के लिए एक फॉर्मूला और यूज किया जाता है। अच्छा, ये है KH, H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकाला जाता है, तो H इज इक्वल टू अंडर रूट KW K इंटू KB, राइट। एंड pH की वैल्यू आती है, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी pKW प्लस pKa माइनस pKb, राइट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं किसी वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। फाइन, बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो कि पीएच मेंटेन करते हैं, दे आर कॉल्ड द बफर सॉल्यूशंस। पीएच को चेंज नहीं होने देते। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एक फिक्स पीएच पर कराई जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को फिक्स पीएच पर कराने के लिए ज़रूरी है कि पीएच चेंज ना हो, राइट। उसके लिए बफर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं बफर सॉल्यूशंस? बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे आपको एसिडिक एसिड का बफर सॉल्यूशन बनाना है। एसिडिक एसिड CH3COH, ये वीक एसिड है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सोडियम एसिटेट। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेनेवर किसी वीक एसिड में उसी एसिड के किसी वीक एसिड में उसी एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट की क्वांटिटी मिक्स की जाती है, तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन है, ये बनता है बफर सॉल्यूशन। और ये बफर सॉल्यूशन पीएच में होने वाले चेंज को चेक करता है, रोकता है। बफर दो तरह के हो सकते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ओके, एसिडिक एंड बेसिक बफर, राइट। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बफर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। एंड किसी भी बाइनरी सॉल्ट के लिए जो KSP निकाला जाता है, से फॉर एग्जांपल AgCl की बात करें, AgCl कैसे एसोसिएट होगा, Ag प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। ओके, इसके लिए KSP कैसे निकाला जाएगा, सो KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। दिस इज द KSP स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जितनी क्वांटिटी सिल्वर की होगी उतनी क्वांटिटी क्लोराइड आयन की होगी, सेम क्वांटिटी। इसलिए KSP में बी रिटन एज, यदि Ag की सॉल्युबिलिटी ऐसे, क्लोरीन की भी सॉल्युबिलिटी ऐसे, दैट मीन्स KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी का होल स्क्वायर। और सॉल्युबिलिटी कैन बी गिवन बाय अंडर रूट KSP, राइट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेजर किया जाता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, राइट। से फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, what will be the value of pH, what will be the, एक क्वेश्चन में लिया है जिसमें हम pH कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन इज, आपको pH निकालना है, what will be the value of pH, जिसमें कि हमने 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया है, बनाया किसका, CH3COH एसिडिक एसिड का। और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में Ka की वैल्यू दी गई है जो कांस्टेंट है, इट इज -74 इंटू 10⁻⁻⁵, राइट। तो हमें pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करें, सबसे पहले CH3CH को हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं।
देखेंगे कि सपोज जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया था एसिटिक एसिड का वो कितना था 0.01 लिया था. इट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन. ओके. सब at that time concentration of acetate anion hydronium ion was 0. Now at equilibrium concentration acetic acid का कितना बचेगा undissociated acetic acid. Suppose the degree of dissociation is x या x amount dissociate हुआ है. यदि x amount dissociate हुआ है तो acetate ion x क्वांटिटी बनेगी, हाइड्रोनियम आयन की x क्वांटिटी बनेगी. इसलिए CH3CH जो कि अनडिसोसिएटेड है वो कितना होगा 0.01 माइनस एक्स. राइट. ये वैल्यूज पुट करेंगे हम. K विल बी concentration of H3O plus ion into concentration of acetate ion divided by concentration of acetic acid. वाटर कांस्टेंट है इसलिए उसका कंसंट्रेशन हमने नहीं लिया है. वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट x इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस डिवाइड बाई 0.01 माइनस एक्स. ओके. अब देखें कि वीक एसिड है और वीक एसिड के लिए x की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए 0.01 माइनस वन माइनस एक्स की क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए इसे हम नेग्लिजिबल मानते हुए इट कैन बी प्लेस्ड एंड इट कैन बी एज्यूम्ड एज इक्वल टू 0.01. सो यू कैन राइट के ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय इस क्वांटिटी को आपने 0.01 लिया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01. राइट. अब आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है. तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए पहले. यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या रखी गई, के दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 0.01 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें दी गई थी 1.74 है ये वैल्यू. इट इज़ दी 1.74. के की वैल्यू है 1.74 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 0.01. राइट. सो एक्स की वैल्यू लगभग 17 है, इसका स्क्वायर 17.4 तो 4.2 के आसपास रूट आएगा इसका, क्योंकि 4 जो 16 होता है, दैट मीन्स 4.2 के आसपास. ओके. 4.2 इंटू 10⁻⁻4. फाइव सिक्स सेवन 8 10⁻⁻4 एक्स की वैल्यू. ये क्या आया, एक्स क्या है, एक्स है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन. एक्स शोज दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जो एक्स की वैल्यू है वही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है. सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁻4. फॉर्मूला रखें पीएच का. पीएच इज इक्वल टू माइनस log of hydrogen ion concentration. So you can write minus log of 4.2 into 10⁻⁻4. pH निकालते समय जब आप pH कैलकुलेट करते हैं तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हमें याद रखना चाहिए. यदि आप ये pH की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए log A into B gives log A plus B. Log of A to the power B gives
बी लॉग ए, और यदि लॉग ए अपॉन बी होता है इट गिव्स लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ हम दो रूल अप्लाई करेंगे, इन दोनों रूल्स को इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। You will get pH is equal to, आपने जो वैल्यू रखी है वो माइनस लॉग ऑफ 4.2 इंटू, ये इंटू में एंड ये पावर में है, सो लॉग ऑफ 4.2 प्लस माइनस 4 इंटू, यहाँ देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग 4.2 प्लस माइनस को हमने रखा है, यहाँ देखिए लॉग ऑफ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए टू द पावर बी मतलब बी लॉग ए माइनस 4 राइट इंटू लॉग 10। तो अब देखिए लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसे हम यदि सॉल्व करें तो यू विल गेट द आंसर pH विल बी इक्वल्स टू 3.4। जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3.4 राइट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के की वैल्यू दी गई है, के फॉर एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड लिए आपने उसके लिए के की 1 इंटू 10⁻⁻5 एंड के बी की वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ के बी NH4OH के लिए ये था KCH3COH के लिए, एंड के बी NH4OH के लिए वैल्यूज यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ सकते हैं के 1.8 इंटू 10⁻⁻5 CH3COH के लिए, एंड के बी की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, दोनों के लिए वैल्यू सेम दी गई है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 फॉर NH4OH। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, pH ऑफ अमोनियम एसिटेट, pH ऑफ अमोनियम एसिटेट अमोनियम एसिटेट का pH कैलकुलेट हमें करना है। कैसे करें, देखिए अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देख लीजिए ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, इन दोनों एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस का। वीक एसिड और वीक बेस के लिए pH कैसे निकाला जाता है, तो pH के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, pH विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द pKw प्लस pK माइनस pKb। देखिए K और Kb की वैल्यूज दी गई हैं और pKw ये होता है 14, सो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द pKw की वैल्यू 14 प्लस pK कैसे लिया जाएगा, pK लेने के लिए लॉग लेना पड़ेगा आपको, सो माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵ माइनस लॉग ऑफ
1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक इस तरह से माइनस पी के बी आप देख रहे हैं वहाँ पर के बी की जो वैल्यू दी गई है ना, के बी की वैल्यू से भी हम पी के बी काउंट कर सकते हैं। लॉग ऑफ, अभी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में हम प्लस कर देंगे, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5, राइट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें पीएच की वैल्यू मिलेगी जो कि इक्विवेलेंट टू होगी 7। फाइन। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे और कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में, दैट मीन्स कल की क्लास में, हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिनमें हम सभी तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उन पर बेस्ड थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो घर में जाकर आप रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को। यदि आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप डाउट निकाल कर रखिए, हम डाउट सेशन क्लास में भी लेंगे, उनमें डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ओके, सो गुड बाय बच्चों।